नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तिहाड़ जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का सड़क पर हल्ला बोल। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मसला। कल लालू और मीसा भारती से हो सकती है पूछताछ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल ने विदेशी धरती पर किया देश का अपमान। होली से पहले बाजार में तेजी का जोश। सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा चढ़कर बंद। आईटी, एनर्जी, पीएसई शेयरों में खरीदारी। बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर। प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा रेगुलर मॉनिटरिंग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से, जिनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिसोदिया 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। उनकी अगली पेशियां 20 मार्च को होगी। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब कांड मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था, जिसके बाद 2 दिन के लिए इसे बढ़ाया भी गया। सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही थी। हालांकि कोर्ट 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने पुलिस कस्टडी ना मांगकर यह साबित कर दिया है कि उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है और अब उनके पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए एक भी सवाल नहीं बचा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया को कई महीने या साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं। और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। तो दूसरी तरफ नौकरी के बदले जमीन मामले में आज सीबीआई की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। पटना में राबड़ी आवास के भीतर पूछताछ चल रही थी और बाहर आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई का ये केस 2005 और 6 में रेलवे की नियुक्तियों से जुड़ा है, जिसमें नौकरी के बदले औने पौने दाम पर या मुफ्त में जमीन लेने का आरोप है। इसमें लालू यादव, उनके रिश्तेदार और करीबी लोग आरोपी हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि ये केस कुछ नया नहीं है, ये पुराना केस है। तो वहीं आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है और सिर्फ सियासी कार्रवाई है। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे, शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी तो या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। इस बीच केजरीवाल ने राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर छापे मारकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के
उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है, तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने विदेशों में भारत को बदनाम करने के आरोप का जवाब दिया। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में पत्रकारों से कहा कि वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर विदेशों में भारत को बदनाम करते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी कहते हैं कि 60-70 साल तक भारत में कोई विकास नहीं हुआ, एक पूरा दशक भ्रष्टाचार में निकल गया। वो कहते हैं कि आजादी के बाद से भारत में कुछ भी नहीं किया गया। इधर बीजेपी राहुल पर लगातार हमले कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। और अब बात करेंगे बाजार की। होली से पहले बाजार में तेजी रही। परंपरा को बढ़ाते हुए बाजार लगातार इस साल भी होली से पहले बढ़त पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा की बढ़त यहां पर रही। आईटी, एनर्जी, पीएसयू शेयरों में होली की धूम रही, मगर रियलिटी, पीएसयू, बैंक इंडेक्स पर आज दबाव रहा। आइए जानते हैं बाजार का पूरा हाल हमारे सहयोगी सुमित से। सुमित, सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा, कौन कौन से रंग वहां पर दिखाई दिए? देखिए, अगर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक देखी जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो अदानी समूह ये लगातार 5वां दिन है, 5वां सत्र है जबकि इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अदानी इंटरप्राइजेस का नाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार रहा। फिर टाटा मोटर्स, एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिली। ओएनजीसी, एनटीपीसी, 2 पीएसयू कंपनीज यहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आपको ब्रिटानिया का नाम शुमार दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, यानी कि पूरे मेटल स्पेस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर लास्ट आवर में बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पतंजलि, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा तेजी का रुझान रहा। मिड कैप लूजर्स में लोधा, क्रिसिल, जी एंटरटेनमेंट और भारत डाल में भारत जैसी कुछ कंपनियां थी जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आज आईटी में लीड कर रहा था एम्फेसिस। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में जोर था, तो एम्फेसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कल बाजार बंद है तो अब देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स में किस तरह का एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि बाजार आगे दायरे में ही रह सकता है। उनके मुताबिक आज की तेजी से बाजार को राहत मिली है, मगर बाजार के सामने अभी कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं। 17,200-300 पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट 17,200 और 16,800 की रेंज को तोड़ेगा, तो वहां पे बाइंग आना एक संभावना मतलब काफी बढ़ जाती है और वही चीज हम देख रहे हैं। बट क्या 18,000 को सस्टेनेबली तोड़ पाएगा, उसका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण दिख नहीं रहा, क्योंकि काफी जो इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व होते नजर नहीं आ रहे हैं। आप यूएस इन्फ्लेशन का ले लीजिए या इवन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का नंबर ले लीजिए, अभी तक थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। तो अभी तक पता नहीं है कि इन्फ्लेशन किस तरह से करवट लेगा। दूसरा, काफी उम्मीद थी चाइना रीओपनिंग से, तो आज वो भी जो उन्होंने जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट किया है वो उम्मीद से काफी कम लग रहा है। और बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने पर जोर है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय जल्द ही इसका एक रोड मैप प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बजट को धरातल पर लागू करने के लिए क्या तैयारी चल रही है सरकार की? देखिए, सरकार अब इसके समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है। चाहे एक लव स्कूल खोलने की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, इस तरह के जो ऐलान जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उनको सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मकसद ये है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले ये जमीन पर कुछ हद तक दिखने लगे, ताकि जनता को बताया जा सके सरकार ने क्या काम किया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय फुल एक्शन में आ चुका है और संबंधित मंत्रालयों से कहा गया कि
आप एक रोड मैप पेश करिए और बताइए कि कब कौन से ऐलान को किस तरीके से आप लागू करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म टारगेट, ये 3 हिस्से में बांटा जाएगा और ये 3 हिस्से में बांट करके एक रोड मैप सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर 15 दिन में, कुछ मामलों में हर 1 महीने पे इस पर बैठक की जाएगी और कोशिश ये है कि अगले बजट पेश होने से पहले इस बजट में जो भी घोषणा की गई है वो जमीन पर दिखने लगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात टेलीकॉम की, क्योंकि जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए किसी भी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कॉल ड्रॉप कम करने और 5G सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार टावर गाइडलाइंस में बदलाव कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो आम आदमी है वो कॉल ड्रॉप और टेलीकॉम सेवाओं की खराब क्वालिटी से परेशान है। दूरसंचार विभाग और ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए और सेवाएं सुधारने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दूरसंचार विभाग नई गाइडलाइन जारी कर सकता है जिसमें कि छोटे टावर लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। खासतौर पर अगर टेलीकॉम कंपनी 600 वाट से कम के BTS लगाती हैं तो उनको किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। दूरसंचार विभाग अपनी गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसकी सिफारिशें की थी। अगर इन सिफारिशों को मान लिया जाता है और दूरसंचार विभाग इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी कर देता है तो टेलीकॉम कंपनी आसानी से जो भी स्ट्रीट फर्नीचर है, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स हैं या फिर किसी भी तरह के पोल के ऊपर ऐसे छोटे टावर लगा सकती हैं। कि अगर ये टावर लगते हैं तो इससे कॉल ड्रॉप की संख्या में काफी कमी आएगी, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार होगा। साथ ही टेलीकॉम कंपनियां 5G का रोल आउट कर रही है तो 5G का रोल आउट करना भी काफी तेजी से पॉसिबल हो पाएगा। सरकार की ये गाइडलाइंस अंतिम चरण में, इसी महीने के अंदर अंदर ये गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और कैसे जमेगा होली का सही रंग? होली में जरूरी है कौन सी मर्यादा और किसको ज्यादा, अगर किसी को नशा चढ़ जाए तो कैसे उसे उतारा जाए, जानने के लिए देखिए मस्त रहो, होली है शाम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात अब उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आज एक और आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी का नाम उस्मान चौधरी है और ये वही आरोपी है जिसने उमेश पाल को सबसे पहले गोली मारी थी। यहां तक कि जो CCTV वीडियो भी सामने आया था उसमें भी साफ नजर आया था कि कैसे उस्मान चौधरी ने सबसे पहले उमेश पाल पर गोलियों की बरसात की थी। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बीत चुके हैं और प्रयागराज पुलिस और STF लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी छिप जाएंगे तब भी उन्हें ढूंढकर दंड दिलाने का काम यूपी पुलिस करेगी। जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे, प्रदेश को छोड़ करके भी भाग जाएंगे या देश की सीमा से बाहर जाएंगे, तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी। महानायक अमिताभ बच्चन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान घायल हो गए। खुद अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि उनकी रिब केज में मांसपेशियां फट गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में तकलीफ हो रही है, यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है। हालांकि उनका इलाज जारी है और उन्हें ठीक होने में अभी कुछ और हफ्ते लगेंगे। चोट लगने के बाद अमिताभ अभी अपने मुंबई वाले घर पर आराम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक एक्शन का सीन था जिसमें उन्हें पसलियों में चोट लग गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को हेल्थ एंड मेडिसिन रिसर्च पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस हेल्थ सेक्टर में ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना है। इसी के साथ पीएम ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन भी रखा। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कोरोना के समय में देश के काम की सराहना की और कहा कि भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया भर का विश्वास हासिल किया है, जो कि अभूतपूर्व है। पोस्ट बजट वेबिनार में 12 सेशंस की ये सीरीज है पूरी। हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए
चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। और देश भर में होली का खुमार छाया हुआ है। आज होली पर देखिए हमारा खास शो होली अड्डा शाम 7:57 पर।